हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बाय आकांक्षा। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के गणित विषय के पाठ 1 संख्या पद्धति उसकी प्रश्नावली 1.2 या एक्सरसाइज 1.2 जिसे आप कहना चाहेंगे वो सॉल्व करेंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड है पूरी। अगर आपको एक्सरसाइज 1.1 देखनी है या इंट्रोडक्टरी वीडियो देखना है तो आप इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखिए। तो हम अपनी न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बच्चों मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये मेरा चैनल है मैथ्स ट्यूटोरियल बाय आकांक्षा और इस चैनल में मैं मैथ से रिलेटेड आपके एनसीईआरटी की बुक में जो भी कंसेप्ट्स है और जो भी एक्सरसाइजेज है उसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। और अगर आपको इन वीडियोस से हेल्प मिल रही है और आप चाहते हैं मैं ऐसी वीडियोस बनाती रहूं और आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इन केस अगर आप इस चैनल में नए हैं और आपको चैप्टर का पहला पार्ट या फिर इंट्रोडक्शन देखना है तो आप इससे पुराना वीडियो भी देख सकते हैं। तो अब हम अपने चैप्टर की ओर चलते हैं, चलिए। अच्छा बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। तो जो पहला पार्ट है हमारा संख्या पद्धति, उसमें जो आज नया कंसेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी पढ़ा था, जिसने नहीं पढ़ा है वो पिछली वीडियो देख सकता है जाकर। उसमें मैंने संख्याओं के बारे में बताया था, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं। तो जो परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है, सुनने में दोनों अपोजिट लग रहे हैं ना, कि एक दूसरे का विलोम है। तो सेम वे में जैसे उनका नाम सुनने में अपोजिट है, उनकी डेफिनेशन भी एक दूसरे के अपोजिट ही है। तो परिमेय संख्याओं में हमने क्या पढ़ा था? वे संख्याएं जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ये सुनो, तो ऐसी संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता हो, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो ये बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो गई परिमेय संख्या की, है ना। वे संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है। जैसे जो हमारी परिमेय संख्या थी वो हमने क्या पढ़ा था? जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। और यहां हम क्या पढ़ रहे हैं? ऐसी संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो ये उसका अपोजिट है। तो परिमेय क्या होती है? p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सके। अपरिमेय क्या होती है? जिन्हें उसे p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसके उदाहरण देख लेते हैं। इसके उदाहरण है √2, √3, √5, पाई, 0.10, 100, 100, एंड डैश डैश डैश। ये जो डैश 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 है ना, हैंड्स ऑन, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके और उदाहरण है। ये डैश डैश इसी नंबर के साथ है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि और भी उदाहरण है। ये डैश डैश इसी नंबर के साथ है। इस डैश डैश का मतलब होता है कि ये जो संख्या है आपकी, ये पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो रही है। ठीक है ना। जैसे एक दशमलव होता है 0.45, मतलब ये खत्म हो गया, सिर्फ 2 संख्याएं हैं इसकी दशमलव रूप में। लेकिन जो इसका दशमलव पार्ट है, जो इसका ये वाला, इसमें ये डॉट डॉट लगा मीन्स ये समाप्त नहीं हो रही, खत्म नहीं हो रही है, एंड नहीं हो रहा है इस डिवीजन का, इस डिवाइड का। इसीलिए ये क्या कहलाते हैं? अशांत दशमलव। कैसे दशमलव? अशांत दशमलव। ठीक है, ये हम अपनी अगली वीडियोस में देखेंगे, लेकिन अभी मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया आपको कि एक अशांत दशमलव भी हम पढ़ेंगे आगे। तो जो अशांत दशमलव होते हैं वो होते हैं हमारे अपरिमेय संख्याएं, क्योंकि हम इसे बटे के रूप में नहीं लिख पाएंगे। ठीक है ना। जैसे ये 0.45 है, ये कैसा है? शांत, खत्म हो गया। इस आपने पहले भी पढ़ा होगा कि इसका पॉइंट हटता है तो जितने दशमलव संख्याएं हैं, 2 दशमलव संख्याएं हैं, तो नीचे आपके हर में 2 जीरोस लग जाते हैं, तो ये बन जाता है 45/100। तो ये p बटा q के रूप में आ गया या नहीं आ गया? इसीलिए इस तरह के जो दशमलव होंगे शांत वाले, वो तो आपके परिमेय होंगे। लेकिन जो इस तरह के अशांत, इसमें हम दशमलव हटा के कितने जीरोस लगाएंगे? ये तो खत्म ही नहीं हो रहा ना, तो हमें पता ही नहीं है कि कितने जीरोस नीचे लगेंगे आपके हर में। तो इसीलिए ये क्या कहलाता है? अशांत दशमलव। क्या कहलाता है? अशांत, खत्म ना होने वाला, नॉन टर्मिनेटिंग इसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो जितने आपके अशांत दशमलव होते हैं वो सारे अपरिमेय कहलाते हैं, क्योंकि हम उन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिख पाते। आइए अब पहले वाले उदाहरण भी देख लेते हैं एक बार, क्योंकि आपको रटना नहीं है, आपको पता होना चाहिए रीजन कि क्यों हमने इसको लिखा है उदाहरण के रूप में। ठीक है। तो ये जो √2 है, ये √2 है, इसको मैं √2/1 लिख सकती हूँ।
तो ये तो p हो गया, ये तो q हो गया, तो ये तो बटे में आ गया, ये बटे में आ गया ना। लेकिन ये जो है आपका, ये आपका परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि जो आपका p है वो क्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है। परिमेय संख्या में जो आपका अंश और हर होता है वो पूर्णांक होना चाहिए ना। तो ये जो √2 है ये पूर्णांक नहीं है। तो अगर √2 पूर्णांक नहीं होगा तो वो परिमेय नहीं कहलाएगा, तो वो परिमेय नहीं है, तो वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। सिमिलरली √3, उसके नीचे भी अगर हर में हम 1 लगा दें तो ये जो p है ये आपका क्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है ना। z मतलब पूर्णांक होता है ना, उसको डिनोट करते हैं, z से सिंबल है उसका। तो पूर्णांक नहीं है अगर p, तो फिर √3 भी क्या हो गया आपका, अपरिमेय संख्या। ठीक है। चलिए, लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, मुझे इसमें बतानी है आपको, कि ऐसा जरूरी नहीं है जितनी भी आपकी रूट के अंदर संख्या होती है वो हर बार अपरिमेय संख्या हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कैसे, ये देख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया √4। अब अगर मैंने पूछा ये √4 परिमेय है या अपरिमेय, तो झट से बच्चे बोल देंगे तो अपरिमेय रूट को देखते ही। लेकिन ये अपरिमेय नहीं है, ये बेटा परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि जो √4 है वो आपका एक पूर्ण वर्ग संख्या है। आपने कक्षा 8वीं में वर्ग पढ़े होंगे ना, वहीं से आया है, ये वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। तो जब मैं 4 का गुणनखंड करूंगी तो ये बनेगा, ये 4, ये गया 2, 2, फिर अगेन 2, 1, है ना। तो इसका गुणनखंड कितना हुआ, 2 गुणा 2 वर्गमूल के अंदर। और जब वर्गमूल से बाहर आएगा तो ये पेयर बाहर आ जाता है, 1 आता है उसमें, पेयर का 1 2 आ गया। तो मीन्स जो √4 था उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, 2 है। और जो 2 है वो आपका एक परिमेय संख्या है। जो √4 है वो तो 2 के बराबर है ना, और 2 तो परिमेय संख्या है, तो इसको अपरिमेय, इसको परिमेय नहीं कह सकते ना हम। तो ये परिमेय है, तो हमारा √4 भी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिए, जितनी वर्ग संख्याएं हैं, वर्ग संख्या देख लेते हैं, जैसे 1, उसका वर्ग क्या है, 1, वर्ग मतलब उसी से गुणा करना है। 2, 2 का वर्ग क्या होता है, 2 गुणा 2 मतलब 4। 3 का वर्ग कितना होता है, सॉरी 3, तो कितना हो गया, 9। 4 का वर्ग कितना होता है, 4 गुना 4 मतलब 16। तो इस तरह से और भी निकाल सकते हैं। तो ये जितनी भी संख्याएं हैं, 1, 4, 9, 16, ये सब क्या है, पूर्ण वर्ग है। मतलब अगर ये वर्गमूल के अंदर होंगे तो ये बनेगा 3, √16 आपका आ जाएगा 4। दैट मीन्स ये सारी की सारी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जरूरी नहीं कि जो रूट के अंदर है उसको आप सीधा से सीधा लिख दे कि वो अपरिमेय है। ध्यान रखना है, अगर वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो वो परिमेय कहलाएगी, क्योंकि वो वर्गमूल के बाहर आके एक परिमेय संख्या बन जाती है। समझ आ गया बच्चों आप सबको, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं अपना इसी में, वो होती है हमारी वास्तविक संख्या। क्या होती है हमारी, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है आपकी, वास्तविक संख्या वे संख्याएं हैं जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, उनका क्या है, योग। योग मतलब इन दोनों संख्याओं को अगर हम एक साथ रख दे, प्लस का मतलब ये नहीं है कि दोनों को जोड़ना है, प्लस का मतलब इनका ग्रुप है, परिमेय का और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ ले ले हम अगर किसी ग्रुप में, समूह में, तो वो पूरा समूह क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या। ठीक है, ये मत समझ लीजिएगा कि परिमेय प्लस अपरिमेय दोनों को जोड़ के जो संख्या बनेगी वो वास्तविक है। प्लस का मतलब है परिमेय और अपरिमेय का योग, योग नहीं, सॉरी, क्या बोलते हैं, ग्रुप, समूह। तो जो समूह होता है ना वो वास्तविक संख्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सारी आपस में मिल जाए और अगर हम उसका एक समूह बना दे तो वो हमारी बन जाती है वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स। आपको इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी भी पता होनी चाहिए, तो इंग्लिश के शब्द भी आप याद करते रहिए करिए कि कौन सा, किस संख्या के लिए कौन सा वर्ड है। तो वास्तविक संख्या मतलब आपका रियल नंबर्स होता है। ठीक है, तो अब आपको ये समझ आ गया होगा अपरिमेय संख्याएं क्या है और वास्तविक संख्या क्या है। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं जो इससे रिलेटेड है। चलिए आगे एक्सरसाइज करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अपनी एक्सरसाइज 1.2 प्रश्नावली 1.2, जिसमें कि कुल 3 प्रश्न है। जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। आपको बताना है, ये जो नीचे 3 स्टेटमेंट दिख रही होंगी आपको, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड,
इसको आपको रीड करना है और बताना है कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, और रीजन भी देना है उसका कि क्यों आप उसे सही बोल रहे हैं या क्यों आप उसे गलत ठहरा रहे हैं। तो जो पहला पार्ट है इसका, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हमें बताना है कि जो अपरिमेय संख्याएं हैं वो वास्तविक संख्या है या नहीं। तो इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जितने भी ये वर्ड है, प्रत्येक मतलब आपको हर एक संख्या को लेके चलना है, केवल एक संख्या के लिए नहीं चेक करेंगे आप, आपको हर एक संख्या को देखना है। तो इसके लिए हम क्या से देखेंगे, पहले हम ले लेते हैं ये एक समूह, ठीक है ना। ये किसका समूह है, वास्तविक संख्याओं का। किसका समूह है ये, वास्तविक संख्याओं का। इसमें हमें सारी वास्तविक संख्याएं रखनी है, ये है सारी वास्तविक संख्या। तो इस वास्तविक संख्या के अंदर हमने अपनी पिछले इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि वास्तविक संख्या जो है आपका सारी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह है ना। तो इस वास्तविक संख्या के समूह के अंदर सारी परिमेय भी आ जाएंगी और सारी अपरिमेय भी आएंगी। तो इस समूह में जितनी भी अपरिमेय, सारी अपरिमेय संख्या, उनको मैं ये वास्तविक भी तो नाम दे सकती हूँ या नहीं दे सकती। सारी जो अपरिमेय संख्या उनको वास्तविक संख्या भी कह सकते हैं या नहीं कह सकते, क्योंकि इसके अंदर हमने जो संख्याएं भरी है वो सब क्या है, वास्तविक है। और उसके अंदर जो संख्याएं हैं वो दो ग्रुप में बांटी गई है, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय। तो जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं उन सबको मैं वास्तविक संख्या भी कह सकती हूँ, क्योंकि वो इसी ग्रुप के अंदर है। तो ये जो मेरा स्टेटमेंट है पहला वाला कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो इसका जो मुझे उत्तर लिखना है या आंसर आप जो भी लिखना चाहते हैं वो क्या लिखेंगे हम, सत्य। क्या है ये, सत्य है। और क्या रीजन देंगे हम इसे, वास्तविक संख्या सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह है। इसका रीजन यही है कि जो वास्तविक संख्या है वो सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह है, इसीलिए उसके अंदर जितनी भी अपरिमेय संख्याएं आ रही हैं हम उन्हें वास्तविक संख्या भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब अगर इसी क्वेश्चन में ये अपरिमेय की जगह परिमेय वर्ड होता, ये अ ना होता, सिर्फ परिमेय लिख दे कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, तब भी ये आंसर क्या होगा, करेक्ट। ठीक है ना, क्योंकि परिमेय संख्याएं भी तो वास्तविक कहला सकती हैं। लेकिन इसका उल्टा अगर पूछ लिया जाए कि सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या होती है, तो वो क्या होगा, गलत। क्योंकि जो सारी वास्तविक संख्या इसके अंदर भरी हुई है ना, ये इस समूह में सारी वास्तविक संख्या भरी हुई है, और इस समूह के अंदर जो सारी वास्तविक संख्या ये जो भरी हुई है उसमें हर एक को हम परिमेय या अपरिमेय तो नहीं कह सकते, कोई सी भी हो सकती है, वो परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। तो सभी की सभी वास्तविक को हम सिर्फ अपरिमेय या सिर्फ परिमेय नहीं कह सकते। तो इसका जो विलोम है, उल्टा चलेंगे अगर हम कि वास्तविक संख्या को हम परिमेय या अपरिमेय कहेंगे, तो उसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, रॉन्ग, वो होगा असत्य। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम अपने। संख्या रेखा पर, यहाँ पे पर छूट गया आई थिंक, पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो हमें दर्शाना है, बताना है कि संख्या रेखा में जो हर एक बिंदु है वो रूट m के रूप का होता है। तो इसका जो हल हम लिखेंगे, पहले हम इसे थोड़ा समझ लेते हैं कि ये संख्या रेखा है। इस संख्या रेखा पर जितने भी बिंदु हैं, है ना, वो सब किस रूप के हैं, रूट m के रूप के हैं। क्या, रूट m, मतलब इस पे जितने भी बिंदु आएंगे वो या तो 0 होगा, √1 हो सकता है, √1.4 हो सकता है, √2 हो सकता है, ये हमें बताना है, √3 हो सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, आपका असत्य है। क्या है, असत्य। कैसा है स्टेटमेंट, असत्य। और क्यों है, क्योंकि जो संख्या रेखा है ना, इसके ऊपर तो नेगेटिव नंबर्स भी तो आते हैं आपके, -1, -2, और जो ये आपका रूट है, ये जो वर्गमूल है, ये आपका कभी भी क्या नहीं हो सकता,
नेगेटिव का नहीं हो सकता ना, जो वर्गमूल है ये आपका नेगेटिव नहीं हो सकता माइनस, और संख्या रेखा के ऊपर तो सारे नेगेटिव नंबर भी है। तो ये जो है इस स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे कि ये संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, तो क्या लिखेंगे, नहीं या फिर असत्य। क्यों? क्योंकि जो ऋणात्मक संख्याएं हैं, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल नहीं होता है। जो आपकी ऋणात्मक संख्याएं होती है, जो नेगेटिव वाले नंबर्स होते हैं, वो भी नंबर लाइन पे होते हैं आपकी संख्या रेखा पर, लेकिन वो किसी भी संख्या, नेगेटिव जो संख्या है आपकी ऋणात्मक संख्याएं जो हैं, उनका कोई वर्गमूल नहीं होता, हम उन्हें रूट में नहीं लिख सकते। इसीलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चलिए थर्ड स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं अपने। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या कहा गया है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। ये तो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया आपको, यहाँ ऊपर ही क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में ही बता दिया था कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या हो सकती है। क्या कहा था? नहीं ना, क्योंकि वास्तविक संख्या तो मिलकर बनी है ना, परिमेय और अपरिमेय दोनों से। तो इसका आंसर भी क्या हो गया आपका, असत्य हो गया। इसको तो एक्सप्लेन करने की अब इतनी नीड नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट में ही मैं बता चुकी हूँ आपको। तो ये है असत्य, और इसका रीजन यही लिखा जाएगा कि जो वास्तविक संख्या है, जैसे फर्स्ट पार्ट में लिखा है वही, वास्तविक संख्या सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या का समूह है, और अपरिमेय संख्याओं का समूह है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके तीनों पार्ट थे वो हमने कर लिए है। जो पहला पार्ट है उसका आंसर था सत्य, सेकंड का असत्य, थर्ड हमारा असत्य। उसके रीजन भी यहाँ बता दिए गए हैं, आप ध्यान से लिख लीजिए चाहे समझ लीजिए। और अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, वो है हमारा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो हमें एक ऐसी संख्या बतानी है जो परिमेय संख्या है, अगर आपका आंसर नहीं है। ठीक है, तो अब इससे पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हम इसका आंसर लिखेंगे। तो समझने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए हमारी जो धनात्मक पूर्णांक है वो कौन से हैं। तो जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो क्या होते हैं, संख्या रेखा है ये हमारी, उसमें जो इस साइड होते हैं सारे आपके राइट साइड में, वो सब धनात्मक होते हैं, 1 2 3 4 और आगे आगे। अब अगर इसका वर्गमूल करेंगे हम सारे धनात्मक संख्याओं का, तो हमें ये बताना है ये सारे जो धनात्मक संख्याओं का वर्गमूल हो गया है ये अपरिमेय है या नहीं। तो अगर मैं रूट 1 को उठा लेते हैं हम, पहले रूट 1 जो है वो तो बन जाता है हमारा 1, वो क्या कहलाएगा, हमारा परिमेय कहलाएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, परिमेय। रूट 2 जो है, रूट 2 तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है उसमें, कि रूट 2 जो है वो क्या है हमारा, अपरिमेय है। सिमिलरली जो रूट 3 है वो भी क्या है मेरा, अपरिमेय है। जो रूट 4 है मेरा, तो रूट 4, चार क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो जो रूट 4 है उसका जो वर्गमूल हो जाता है वो क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो 2 क्या हो गया मेरा, परिमेय हो गया। तो जो रूट 4 भी है वो भी क्या होगा मेरा, परिमेय संख्या होगा। तो जो रूट 4 है वो अपरिमेय नहीं है, क्या है, परिमेय संख्या है। सिमिलरली 5 को करेंगे तो हम कितना होगा, वो भी हमारा क्या कहलाएगा, अपरिमेय। नेक्स्ट रूट 6, अपरिमेय। रूट 7, वो भी अपरिमेय। रूट 8, ये भी अपरिमेय। रूट 9, रूट 9 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, किसकी है, 3 की।
3 का जो वर्ग होता है वो √9 होता है ना, तो जो √9 है उसका वर्गमूल कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। और जो 3 है वो तो परिमेय संख्या होती है हमारी, क्योंकि वो तो 3/1 एक परिमेय संख्या होगी p/q के रूप में। तो ऐसे और भी निकाल सकते हैं बस, लेकिन मैंने इतना ही बताया है, इसी में आपको समझ आ जाएगा कि अब यहाँ देखिए, ये हमें इस क्वेश्चन इसमें यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, एक परिमेय मिल रहा है, फिर मुझे यहाँ भी एक परिमेय मिल रहा है, यहाँ भी एक परिमेय मिल रहा है, और ये जबकि मैंने सिर्फ 9 तक निकाला है। तो अगर और आगे निकालेंगे तो वहां भी कोई ना कोई परिमेय आएगी। जो लेकिन जो मेरा स्टेटमेंट था उसमें लिखा था क्या, सभी धनात्मक, तो यहाँ पर सभी धनात्मक तो नहीं हो रहे ना, सारे धनात्मक तो अपरिमेय नहीं आ रहे, कुछ परिमेय भी आ रहे हैं। तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, आपका इसका हल या आंसर जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे हम, कि नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें ये लिखना है, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। और जो एक्सेप्शनल केसेस है वो आपको उदाहरण के तौर पे देना है, आप इनमें से कोई से भी दे सकते हैं, चाहे आप लिख सकते हैं √2, ठीक है ना, सॉरी √4 और √9, √25, ये सब क्या है, आपकी परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि जो √4 है वो आपका क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, √9 आपका 3 बन जाएगा, √25 आपका 5 बन जाएगा। तो ये उदाहरण है, √4, √5, √25 परिमेय संख्याएं हैं। क्या है ये, परिमेय संख्याएं हैं। तो आपको ये बताना है कि ये भी धनात्मक पूर्णांक है और ये वर्गमूल में भी है, लेकिन फिर भी ये क्या है, एक परिमेय संख्याएं हैं। तो इसका आंसर बहुत सिंपल था, ये हो गया। आपको ये करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने एक्सप्लेन किया है, ये मैं अलग से ऐसे बाउंड्री बना देती हूँ। ठीक है ना, ये मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, तो ये आपको यहाँ लिख दिया, अपने आंसर में लिखने की जरूरत नहीं है ये वाला पोर्शन आपको, क्योंकि आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए वो उसका आंसर जो आप लिख रहे हैं वो क्यों लिख रहे हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन था, ये एक्सप्लेनेशन आपको आंसर में लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर आपका बस यही है, ये सिंपल जो रेड कलर से लिखा हुआ है। ठीक है, आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं अब अपने। उसमें क्या कहा गया है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो जो हमारा √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है, जैसा आपको पता ही है अपरिमेय संख्या है √5। हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो जो हमारी अपरिमेय संख्या होती है ना, उस अपरिमेय संख्या को हम संख्या रेखा पर जो दिखाते हैं, दर्शाते हैं, वो थोड़ा डिफरेंट होता है, जो आपने पहले किया होगा कभी, कि जब आपने पूर्णांक या परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर बनाया होगा। तो जो अपरिमेय संख्या है उसको संख्या रेखा पर किस तरह निरूपित किया जाता है, किस तरह दिखाया जाता है, उसका थोड़ा डिफरेंट तरीका है, तो वो समझ लेते हैं पहले। तो सबसे पहले आप ये डायग्राम देख लीजिए, यहाँ आपको फिगर दिख रहा होगा एक, ये एक त्रिभुज है, और ये कैसा त्रिभुज है कि ये एक समकोण त्रिभुज है। किस तरह का त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि इसमें एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसको ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना यहाँ पर, तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। और जो समकोण त्रिभुज होता है उसके जस्ट सामने यहाँ कोण है, कोण के ये सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण। और जो नीचे है ये इसका आधार कहलाता है, और ये जो इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बना रही है भुजा, ये इसकी लंब कहलाती है। ठीक है, तो ये कर्ण, ये आधार और ये लंब, और इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेस, हमारा आधार, और इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो इंग्लिश में भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए इनके क्या नाम है, इसीलिए मैंने इसे लिख दिया है। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है, जो हम किस में लगाते हैं, मोस्टली समकोण त्रिभुज में लगाते हैं हमेशा। तो जो पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम है, हमें वो लेके चलना है। तो आपने कक्षा 7वीं में भी पढ़ा होगा, लेकिन एक बार फिर से लिख लेते हैं हम, उसे रिवाइज हो जाएगा आपका। पाइथागोरस जो प्रमेय है वो क्या कहती है, आप
पाइथागोरस प्रमेय। प्रमेय तो जो पाइथागोरस प्रमेय है उसमें क्या होता है, जो आपका कर्ण है उसका आप क्या करते हैं, वर्ग, जो कर्ण है, और जो आधार है आप उसका भी वर्ग करते हैं, और जो आपका लंब है आप उसका भी वर्ग करते हैं। और जब आप आधार और लंब के वर्ग को जोड़ देते हैं तो वो जो कर्ण का जो वर्ग होता है ना वो उसके बराबर आता है। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है और ये हर समकोण त्रिभुज के लिए वैलिड होती है। ठीक है। और अगर हमें कर्ण निकालना है, सिर्फ केवल कर्ण, कर्ण निकालने के लिए ये जो टू है ना, ये यहाँ ये टू दिख रहा होगा आपको, ये टू यहाँ से हट जाएगा तो आपका ये रूट लग जाएगा इस साइड, ये रूट लग जाएगा, और ये आधार और ये जो लंब है आपका उसका जो वर्ग है वो उस रूट के अंदर चला जाएगा। ठीक है ना, आपको स्क्वायर रूट या वर्गमूल निकालना पड़ेगा इनका, तो वो क्या आ जाएगा आपका कर्ण, कर्ण की वैल्यू आ जाती है उसमें। तो ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय थी। और अब इस पाइथागोरस प्रमेय से हम यहाँ पर अपरिमेय संख्या को कैसे निरूपित करेंगे वो देखते हैं, वो जानते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं √5 जो हमें दिखाना है। ठीक है, √5 दिखाना है मुझे। √5 जो है उसको मैं क्या करूंगी, √5 को हम तोड़ लेंगे दो संख्याओं में। कितनी संख्याओं में, दो संख्याओं में। और इस तरह से हम इसे तोड़ेंगे दो संख्याओं में ताकि उन्हें जब हम जोड़े तो वो 5 आए, है ना। तो मैं इसे तोड़ के लिख रही हूँ 4+1। ठीक है, क्या लिखा मैंने, 4+1। अब आप कहेंगे इसे तो 3+2 भी लिख सकते थे, लेकिन हम इसे नहीं लेंगे 3+2 को। क्यों, क्योंकि इसमें ये जो दो संख्याएं हम ले रहे हैं ये कोई पूर्ण वर्ग नहीं है। हमें ऐसी संख्याएं लेनी है जो पहले से क्या हो, किसी संख्या का पूर्ण वर्ग हो। ठीक है ना। तो जैसे ये 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, और एक एक तो एक का ही वर्ग होता है। तो जो मेरा 4 है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 का वर्ग, और एक को क्या लिख सकती हूँ, 1 का वर्ग। यस और नो। तो अब अगर आप इसको, ये वाला जो नंबर मैंने लिखा है रूट में, और ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा था इसको कंपेयर करेंगे तो सेम है ना। आधार की जगह मैंने क्या डाल दिया है, 2, और लंब की जगह क्या डाल दिया है, 1। तो ये किसकी वैल्यू आ रही है, एक तरह से एक कर्ण की। क्या किसकी आ रही है, कर्ण। मतलब अगर मैं 2 को क्या मान लूंगी, आधार, और 1 को मैं मान लूंगी लंब, तो हमारा क्या निकल जाएगा, कर्ण निकल जाएगा। और वो जो कर्ण होगा वो किसके बराबर होगा, हमारा √5 के बराबर। ठीक है ना, कंपेयर करने से ही समझ आ रहा है ना कि जो 2 है वो मेरा आधार है और जो 1 है वो मेरा लंब है। तो अगर इस त्रिभुज में हम देख लेंगे तो इस आधार को क्या लेके चलेंगे हम, 2 यूनिट, और लंब को क्या लेके चलेंगे, 1 यूनिट। तो हमारा जो कर्ण निकलेगा जब हम इन दोनों रेखाओं, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ेंगे तो वो कितना आ जाएगा अपने आप से, √5। ठीक है। तो अब ये तो इसकी थ्योरेटिकल पार्ट था, लेकिन हमें इसे क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। उसके लिए हमें पेंसिल पेपर की मदद चाहिए। तो अब हम उसे कंस्ट्रक्शन को कॉपी में देखते हैं, उसमें समझते हैं। चलिए पहले कंस्ट्रक्शन समझते हैं अब इसकी। तो चलिए बच्चों, अब हम इसे कंस्ट्रक्शन को पेपर पे कर रहे हैं, जिसके लिए आपको एक स्केल चाहिए। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है एक स्केल चाहिए, कंपास चाहिए। ठीक है, मैंने इसमें स्केच पेन लगाया है क्योंकि आपको विजिबल नहीं होगा नहीं तो ढंग से आपको, लेकिन पेंसिल ही लगानी है इसमें, तो आपको पेंसिल और इरेजर की जरूरत होगी। ठीक है, मैंने स्केच पेन लगाया ताकि आपको इजीली विजिबल हो जाए वो। तो सबसे पहले हम इसमें एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, सीधी स्ट्रेट। तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है यहाँ। ठीक है, सबको दिख रही होगी ये लाइन। ठीक है, लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम इसमें मार्किंग कर देंगे। ठीक है ना, जो हम जैसे नंबर लाइन बनाने के लिए मार्किंग करते हैं, लेकिन हम इसमें ना थोड़ी सी गैप को हमें इक्वल रखना होता है। आपको ये ध्यान देना है, जो आपकी मार्किंग है उसमें जो गैप होता है वो इक्वल होना चाहिए। तो मैंने ये इंच वाली साइड होती है ना, वो वाली यूज की है, क्योंकि इंच वाली साइड में थोड़ा गैप ज्यादा होता है। अगर आप 1 सेंटीमीटर वाले साइड से लेंगे तो कम हो जाएगा आपका गैप, थोड़ा पास पास हो जाएंगे नंबर। तो गैप थोड़ा ज्यादा लेने के लिए मैंने यहाँ पर इंच वाली साइड यूज की है, और उसमें मैंने मार्किंग कर ली है। ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, आपकी मर्जी है आप कितना मार्क करना चाहते हैं। मैंने इतना मार्क कर लिया है। ठीक है, अब ये जो मेरा फर्स्ट पॉइंट था ये मैंने इसको 0 मार्क कर लिया है। ये मेरा 1 हो गया, देन 2, देन 3, देन 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ये हमारा नंबर लाइन हो गई है।
अब इस नंबर लाइन पर हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले आधार बनाना है। तो जो हमारा आधार है वो यहाँ पर, आधार मैंने क्या लिया था, मैं यहाँ पे बना देती हूँ एक रफ डायग्राम। हमें ऐसे बनाना है, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा आधार था जो हमें 2 यूनिट लेना है, हमारे लंब को हमें 1 यूनिट लेना है, तो हमारा जो कर्ण है वो √5 यूनिट आ जाएगा अपने आप से। तो मतलब मुझे आधार को 2 यूनिट लेना है, तो मैं कहां से कहां तक खींचूंगी, यहां से यहां तक, ये हमारा 2 यूनिट हो गया, 2 तक, ठीक है। उसके बाद हमें एक डी की मदद से यहाँ पर दो, जो हमारा बिंदु है, बिंदु 2, उसके पास एक 90 डिग्री का कोण बनाना है उस बिंदु पर। तो हम डी की मदद लेंगे, और डी का इस्तेमाल करना आप सबको आता ही होगा होपफुली। तो हम वहां पर दो वाले जो मार्क है उस बिंदु पर 90 डिग्री का एक कोण बना देंगे। तो ये मैंने बिंदु लगा दी 90, ठीक है। ये एक लाइन खींच ली यहाँ पर। तो ये जो मेरा 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बन गया है, ठीक है। अब हमारा जो लंब था वो तो 2 यूनिट आ गया है, मतलब ये यहां से यहां तक की जो दूरी है ये आपकी 2 यूनिट आ गई है। अब मुझे अपना आधार आ गया है आपका 2 यूनिट, अब मुझे अपना लंब चाहिए। लंब मेरा देखिए आप कितना है, 1 यूनिट है। तो मुझे यहाँ इस पर 1 यूनिट लेना है। तो 1 यूनिट कैसे लेंगे, 1 यूनिट आपको इंच के हिसाब से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो आपकी नंबर लाइन है उसके ऊपर आधार भी आपने इंच के हिसाब से यूनिट लिए है। तो आपका जो इसका लंब है वो भी 1 यूनिट इसके हिसाब से लेना पड़ेगा स्केल। तो आप इसमें 1 यूनिट नाप लीजिए कितना है, यहाँ रखकर 2.2 पे रख के 1 यूनिट यहाँ आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर बिंदु लगा लिया। इसको चाहे आप नाम भी दे सकते हैं, इसको नाम दे दीजिए आप बी, दे ओ है यहाँ, ये ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, ठीक है। तो आप इस बी को इस ओ से जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। तो ओ और बी को जोड़ दिया, तो ओ और बी को जोड़ दिया, तो ये मेरा आ गया √5, √5 आ गया मेरा। अब ये जो √5 है, ये √5 तो यहाँ आ रहा है ना, बट मुझे तो वो संख्या रेखा पे चाहिए। तो संख्या रेखा पर बनाने के लिए उसको हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कंपास होता है ना, इस कंपास का ये जो निडल होता है, निडल को आपको ए पे रखना है और उसको बी तक खोलना है, ठीक है। ए पे रख के बी तक ओपन करना है आपको, हो गया इस तरह से। तो जब आप उसे ओ पे रख के बी पे ओपन करेंगे, फिर आपको एक आर्क लगाना है, ठीक है। इस तरह से आप आर्क लगाएंगे जब, तो यहाँ पर ये जो बिंदु कट, जहां पर ये बिंदु ये नंबर लाइन को काटेगा, वो आपका पॉइंट जो है वो आपका आ जाएगी √5। ये क्या आ गया आपका, √5 आ गया ये बिंदु जो नंबर लाइन पे कट रहा है। इस बिंदु को चाहे आप नाम भी दे दीजिए सी, ठीक है। तो यहां से ओ से जो सी होगा आपका, इस ओ से सी जो है वो आपका है √5, ठीक है। ओ से सी तक आपका √5 है। तो यहां पर, और ये आपका ओ ए है, तो जो ओ ए है आपका, इस तरह से आपका त्रिभुज है, ये ओ, ये ए, ये बी। तो ओ ए आपका 2 है, ये 1 है, ये √5 आएगा। और जब आप इससे इस तरह से ये कटेगा यहाँ पर, तो ये कहीं कटेगा सी बिंदु पे, वो जो है ओ से सी जो है आपका, वो आपका आएगा √5, ठीक है बच्चों। समझ आ गया इसमें क्या करना है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ चाहे तो। सबसे पहले आपको एक संख्या रेखा खींचनी है, संख्या रेखा के ऊपर आपको मार्किंग करनी है सारे नंबर्स को, और वो मार्किंग आपकी बराबर बराबर होनी चाहिए। उसके बाद ओ से ए तक आपको 2 यूनिट लेके चलना है अपना आधार। उसके बाद उस पे एक 90 डिग्री का कोण बनाना है, कोण के बाद उस पे 1 यूनिट आपको काटना है या चाप लगानी है। उसके बाद जो बिंदु आया बी, उससे ओ और बी को जोड़ देना है। तो आपका जो ओ से बी तक का जो दूरी है वो कितनी आ गई आपकी, √5। लेकिन जो √5 है ये आपका संख्या रेखा पर नहीं आया है। इसको संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए आप कंपास का इस्तेमाल करेंगे, और ओ पर कंपास का निडल रख के और पेंसिल की नोक को बी पे रख के चाप लगा देंगे जो इसको संख्या रेखा को काटे। तो जहां ये कट करेगी संख्या रेखा को, वो आपका बिंदु √5 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। समझ आ गया।
इसी के साथ बच्चों हमारी चैप्टर 1 संख्या पत्ती की एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है। आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिल रही हो, आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे की एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।